नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फार्म के केस में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और अगर वो गलतियां हो जाएं तो उनको किससे सुधारना है। और बल्कि ऐसा कि आप वो गलतियां पहले हो ही नहीं, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हो सकता है वो गलतियां आप करें ही नहीं। हमने इसकी सीरीज में 3 वीडियो पहले बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने शेड कंस्ट्रक्शन की बात की थी। दूसरी वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आपके पास 2500 मुर्गियों का फार्म तैयार हो गया है तो अगर 2500 मुर्गियां आप उसमें डालना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कॉस्ट लगती है 2500 मुर्गियों को पालने के लिए। तीसरी वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आपके पास मुर्गा तैयार हो गया है तो आपके कौन कौन से डिफरेंट चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने मुर्गे को तैयार होने पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि पोल्ट्री फार्म के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तकरीबन 30 टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात करेंगे जो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों ने अपने 4 साल में सीखी हैं। हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप वो गलतियां ना करें और वो गलतियां ना दोहराएं। और अगर वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे तो होपफुली आपके पोल्ट्री फार्म में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आज तक के लिए ठीक था, आज तक हम लोग जो है कर रहे थे कि हम लोग चिकन फार्म अपना मर्जी से जहाँ चाहे लगा लेते थे। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ हो गया है कि आजकल कुछ थोड़े रूल्स थोड़े टाइट हो गए हैं। तो बेहतर ये है कि आप कम से कम ग्राम पंचायत से उसकी परमिशन ले लें और ग्राम पंचायत को एक बार अवेयर करा दें ताकि उनको पता रहे कि आप फला जगह पर मुर्गी फार्म लगाने जा रहे हैं गाँव के पास में कहीं। तो आप बेहतर है कि आप ग्राम पंचायत को अपने कॉन्फिडेंस में ले लें और ग्राम पंचायत को एक बार इन्फॉर्म कर दें और उनसे काइंड ऑफ अप्रूवल भी ले लें तो बेहतर है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो मुर्गी फार्म है आप कम से कम इसको 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए आपके कस्बे से, गांव से, और या फिर जहां पर और बाकी एनिमल्स पाले जा रहे हैं या बाकी एनिमल्स रखा जा रहा है तो कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के नॉर्म है। और दोस्तों, बेहतर ये है कि इसको हम लोग पहले से मान के चलें और हम लोग इसको पहले से मान के अपना जो फार्म हाउस है वो पहले ही कम से कम 500 मीटर की दूरी में बनाए ताकि हम लोगों को बाद में उसमें चल के कोई दिक्कत ना आए, कल को किसी तरह का कोई अप्रूवल ना आए, कल को किसी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम ना आ जाए, कल को किसी तरह की गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों एक्यूरेट मेजरमेंट। अब इसमें क्या है कि जब हम लोग शेड का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो उस टाइम आपने जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो बहुत एक्यूरेटली मेजर करनी है। अगर आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं किया आपने तो होगा क्या कि आपका एक बार जब फार्म बन के खड़ा हो जाएगा और जब आप उसके ऊपर शेड डालने जाएंगे, छत डालने जाएंगे, तब उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि उसमें कोई कोन रह गया है कहीं पे और कहीं पे जो है वो चद्दरें आपकी सेट नहीं हो रही है। तो उस केस में फिर आपको क्या होता है, फिर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं ऑलरेडी कि आप दोबारा से फाड़ोगे तो नहीं उसको और फिर वो फार्म कुछ ना कुछ उसमें नुक्स रह जाता है। और ये ऐसे खर्चे हैं जो एक ही बार किए जाते हैं, बार बार करने वाले खर्चे नहीं है। तो बेहतर है कि इनको पहले से ही ठीक से लेके चला जाए। हो सकता है आप एक दिन एक्स्ट्रा लें लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छे से नापे जब आप न्यू डाल रहे हैं तभी। उसके बाद आप जब उसकी न्यू डाल लिए, न्यू डालने जा रहे हैं आप, या तो टीप करें उसको या उसको हो सकता है प्लास्टर करा लें तो बेहतर है क्योंकि उसमें किसी भी तरह के छेद नहीं रहने चाहिए। उन छेद से क्या दिक्कत होती है कि उस छेद से कल को कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू कुछ भी अंदर आ सकता है और ये बर्ड जो होती है बहुत नाजुक होती है और बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है। तो अगर ये स्त्री कोई भी चीजें देख लेंगी तो कल को आपको काफी हद तक काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी बर्ड्स को काफी, आपके फ्लॉक को काफी नुकसान हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप पहले से इंतजाम करके रखें। जो आपकी दीवार बनाई है वो दीवार पहली बात तो कम से कम आप 1-1.5 फुट ऊंची बनाएं और 1-1.5 फुट ऊंची बनाने के बाद उसको अच्छे से टीप करें या अच्छे से उसको प्लास्टर कर दें। फिर उसके बाद आपने जो अपना फार्म बनाना है वो फार्म ईस्ट टू वेस्ट बनाएं। ईस्ट टू वेस्ट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। ईस्ट टू वेस्ट में क्या होता है, एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो प्रॉपर मुर्गी को जो धूप चाहिए होती है, जितनी धूप चाहिए होती है और जितना धूप नहीं चाहिए होती है, जिस जगह धूप लगनी चाहिए वो प्रॉपर ईस्ट टू वेस्ट में ही बनता है। उसका मतलब जो आपका दरवाजा है वो ईस्ट में हो और जो उसकी जो पीठ है वो आपकी फार्म के पीठ की जो है वो वेस्ट में होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपके फार्म की लंबाई आप चाहे जितनी रख सकते हैं लेकिन फार्म की जो चौड़ाई है वो 25 से 35 फीट के बीच में ही करनी चाहिए। 25 से 35 फीट से ज्यादा फार्म की चौड़ाई नहीं करनी चाहिए। फार्म की चौड़ाई अगर आप उससे ज्यादा रखेंगे तो फिर उसके अंदर गर्मी बनेगी और गर्मी बनने की वजह से उमस बनेगी और उमस की वजह से आपके फ्लॉक में दिक्कत आ सकती है, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, उनको बीमारी भी आ सकती है और उसमें उमस बनने से उनकी जो है कल को डिजीज भी आ सकती है उसके अंदर। तीसरा, आप फार्म जो बनाए आप खुला डुला बनाए। फार्म खुला डुला से मेरा मतलब है कि फार्म में कम से कम 1 से सवा स्क्वायर फीट की जगह रखें फॉर पर चिकन, क्योंकि कल को ऐसा है अगर आप चिकन 2 किलो 2 से किलो से ज्यादा भी होता है आपका, 2 किलो 2.5 किलो तक भी हो जाता है आपका चिकन, तो भी आपका 1 से सवा स्क्वायर फीट के अंदर वो आराम से फिट हो जाएगा। फार्म में ऐसा ना करें कि आप जो उसकी कैपेसिटी आपने 2000 बनाई है और आपको कल को 2500 डालना शुरू कर दें उसके अंदर, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। और फार्म ऐसा बनाना है कि अगर आपको कल को लगता है कि 2500 इसके अंदर चिक्स डालने हैं तो आप 2500 के हिसाब से 2500 × 1.25 करके बनाएं, क्योंकि जगह अगर आप थोड़ी सी भी लेके चलेंगे ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगी। एक तो उसमें क्या है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बढ़ोतरी आपके चिकन की बहुत अच्छी हो जाएगी और
और बीमारी आने के चांसेस भी कम होते हैं। मुर्गा जो है वो जल्दी से ज्यादा वेट गेन कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, 8वां पॉइंट है मुर्गा जाली। तो मुर्गा जाली जो है वो हमेशा आपने, कुछ लोग आजकल वो चौड़ी वाली जाली लगा रहे हैं, मुर्गा जाली नहीं यूज करते हैं। वो शायद हो सकता है सस्ती पड़ती हो, बट मुर्गा जाली भी कोई ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है उसके कंपैरिजन में। लेकिन मुर्गा जाली से फायदा ये होता है कि मुर्गा जाली एक तो बारीक होती है, उसमें एयर आराम से पास हो जाती है, दूसरे वो पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें आपका कीड़ा मकोड़ा के घुसने का या किसी और तरह का सांप बिच्छू के घुसने का खतरा उसमें कम रहता है। तो बेहतर यही है कि आप मुर्गा जाली इस्तेमाल करें, और मुर्गा जाली इस्तेमाल करने से आपका जो है काफी हद तक बचाव होता है। उसके बाद दोस्तों, आप जो उसके अंदर टैंक लगवाने जा रहे हैं, वो टैंक ऐसी जगह लगवाएं कि वो आपका टैंक साए में भी रहे और उसके ऊपर धूप भी पड़े और हल्की सी थोड़ी बहुत देर धूप भी पड़े और थोड़ी ज्यादातर उस पर साया रहे। ऐसा ना हो कि गर्मियों में आपका टैंक का पानी इतना गर्म हो जाए कि चिक्स जो है वो पानी पिए ही नहीं और डिहाइड्रेट कर जाएं। जनरली क्या होता है, ये बर्ड बड़ी नाजुक होती है, जैसे मैंने बताया आपको। तो होता क्या है कि अगर आप इसको साए में ढक के नहीं रखेंगे प्रॉपर, तो वो गर्म हो जाएगा पानी, और पानी को, गर्म पानी को ये पियेंगे तो जरूर, लेकिन पीने की वजह से वो वो पसंद नहीं करते हैं उसको पीना। हो सकता है वो पिए भी तो वो डिहाइड्रेट कर सके चांसेस रहते हैं। तो आप बेहतर ये है कि ऐसी जगह लगाए जहां पर वो पानी ज्यादा गर्म भी नहीं हो, और ऐसा भी ना हो कि ठंड में वो इतना ठंडा हो जाए कि वो ठंडे पानी को पिए नहीं। तो ठंड में भी आपका वो हल्का सा गुनगुना पानी रहे, ताकि उनको पीने में अच्छा लगे। और पीने में जाहिर सी बात है, पानी जो है वो हमारे शरीर का 70% या 80% नहीं होता है, वो हर प्राणी के शरीर का 70-80% होता है। वो बर्ड्स के केस में भी और वो चिकन के केस में भी एप्लीकेबल होती है चीज़। तो उनको भी अगर पानी जितना जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना पानी मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए पानी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, पानी जो आप यूज करने जा रहे हैं, आपने अगर समरसीबल लगाया है, ट्यूबवेल लगवा रखा है, तो पानी की टेस्टिंग एक बार जरूर कराएं। हम लोग अपना एग्जाम्पल बताएं आपको। हमने जब एक नया फार्म बनाया, वहाँ पर हमने समरसीबल लगवाया और समरसीबल खुलवा लिया, सब कुछ कर लिया, और रादर पानी की टेस्टिंग हमने एक साइकिल के बाद करवाई। तो हमें लगा कि बार बार हमारे फ्लॉक में एक इक्वलाई आ जा रहा है। अब वो इक्वलाई क्यों आ रहा है हमें समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने फिर बाद में किसी ने हमें सलाह दी कि आप हमने पानी की टेस्टिंग कराई है। तो जब हमने पानी की टेस्टिंग कराई तो उसमें पानी में इक्वलाई था हमारे, वो जमीन में पानी में से, जमीन में से जो पानी था उसी में इक्वलाई आ रहा। अब उसमें कैसे इक्वलाई आ रहा था, तो खैर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शुरू में ध्यान देना चाहिए था हमें, जब हम लोगों ने वो समरसीबल लगाया था उस टाइम हमें पानी की टेस्टिंग करवानी चाहिए थी। दोस्तों, आप लोग भी जब अपना पानी का जो भी सोर्स है आपको जरूर चेक करवाएं, और उसमें इक्वलाई या और इस तरह की जो छोटी मोटे बैक्टीरियाज है जो आपके पानी में आ सकते हैं, उनको सबको जरूर चेक करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पंखों का इंतजाम रखें, क्योंकि एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, गर्मियों में इस फ्लॉक में बहुत प्रॉब्लम आती है। गर्मियों में उमस की वजह से, गर्मियों में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप पंखों का अच्छा इंतजाम करवाएं, और पंखे भी ऐसे लगाएं जो फर्राटा पंखे हो। जो फर्राटा पंखे क्या होता है, फर्राटा हो या फिर बहुत बड़े एग्जॉस्ट फैन आ रहे हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन है। कुछ अगर आपने देखा हो कहीं किसी चिकन फार्म में जाकर देखा आपने, तो बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन आते हैं। वो सारी हवा जो है एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ बाहर फेंक देते हैं, तो उससे पूरे फार्म के अंदर एयर सर्कुलेट हो जाती है। तो आप बेहतर ये है कि फर्राटा पंखे लगाएं और पंखे का बहुत अच्छा इंतजाम रखें। एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहीं पे आ जाता है कि आपका जब सर्दी पड़ रही है तब आपका हीटिंग का अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। और हीटिंग का अरेंजमेंट आपका ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को चाहिए होता है। हीटिंग का अरेंजमेंट बड़े बच्चों, जो बड़ा चिकन हो जाता है उसको भी चाहिए होता है। तो प्रॉपर एक हीट मेंटेन होनी चाहिए आपके फार्म के अंदर, स्पेशली सर्दियों के दिनों में। और जब ब्रूडिंग का केस होता है, ब्रूडिंग में तो आपको एकदम मस्ट है कि आप ब्रूडिंग जब कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका 35-37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उतना टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखना है अपने फार्म के अंदर हर हाल में। आप उसके लिए भट्टी चलाएं या गैस की भट्टी चलाएं या आप उसे हीटर चलाएं, बट आपने वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है अपने फार्म के अंदर हर हाल में। नहीं तो आपकी कैजुअलिटी बढ़ सकती है और आपकी बीमारी बढ़ सकती है। और एक बार अगर बच्चा आपका बीमार हो गया तो फिर वो पूरी साइकिल में कभी भी संभलेगा नहीं, वो पूरी साइकिल में परेशान ही करता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है बिजली का। बिजली का आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिजली का क्या है कि बिजली कई चीजों में यूज होती है। एक तो ये है कि जब आप लाइट भाग जाती है तो उसके लिए आपको बिजली का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, और अगर लाइट रात को भाग जाती है तो भी बिजली का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ये बर्ड को एक प्रॉब्लम होती है कि ये बर्ड अंधेरे में नहीं रह सकती है। अंधेरा जैसे ही होगा ये बर्ड जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। और एक बार तो मैंने खुद देखा है कि वो क्या हुआ, वो एक कोने में इकट्ठा होने शुरू हो गए और एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होने शुरू हो गए। तो वो मतलब हमें चांस लगा कि अब कहीं ये एक दूसरे में ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो नीचे वाली बर्ड जो है वो मरी ना जाए। तो इसलिए बिजली का इंतजाम बहुत जरूरी है। बिजली का ऐसा इंतजाम हो कि आपके पास बिजली के लिए इन्वर्टर भी हो, और बिजली तो है ही है आपकी। और अगर आपके लगता है आपके एरिया में बिजली ज्यादा जाती है तो हो सके तो आप जनरेटर का इंतजाम भी करके रखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो जनरेटर आप इमीडिएटली स्टार्ट कर लें। दूसरे कभी कभी क्या होता है, जहाँ बिजली बहुत ज्यादा जाती है तो पानी की दिक्कत हो जाती है। और पानी का मैंने बताया आपको कि पानी जो है अगर इस बर्ड को 4-5 घंटे नहीं मिला तो बर्ड आप समझ लो गई भी रात। तो आप बेहतर ये है कि पानी का इंतजाम आप ऐसा माकूल करके रखें, पानी का इंतजाम आप इतना बढ़िया करके रखें कि आपका अगर बिजली आ रही है या नहीं आ रही है तो आपका
पानी मिलता रहे उनको, और जैसे अगर बिजली भागती है तो अगर आप होता है और पानी की आपको जरूरत है तो आप जनरेटर चलाकर पानी भर सके। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है स्टोरेज के लिए। अब स्टोरेज आपकी कई तरह की स्टोरेज होती है, कुछ तो उसके सामान है जो आपने रोजमर्रा के सामान है उनका स्टोरेज है, और एक मेजर जो स्टोरेज होता है आपका वो होता है फीड का। फीड का जो स्टोरेज है, मैं तो ये बोलता हूँ बहुत से लोग उसको फार्म में रखते हैं, बट फार्म में रखना ठीक नहीं है। फार्म से आप बाहर रखें, अपना एक बाहर स्टोरेज बनाएं, और स्टोरेज भी ऐसा बनाएं कि वो कमरा ऐसा हो उसमें नमी ना हो, और उसमें कम से कम जो फर्श पे जहाँ पे आप फीड रख रहे हैं वहां पर लकड़ी के फट्टे बिछे हुए नीचे कम से कम 2-3 इंच ऊपर फर्श से, ताकि उनमें नमी ना जाए। क्योंकि नमी आने से क्या होता है उसमें फंगस आ जाएगी, और फंगस वाला दाना अगर एक बार आपके फ्लॉक ने खा लिया तो वो फिर उनको बीमारी आ जाएगी, और वो बीमारी जाती नहीं है कभी भी। और दूसरे हम आपको अपना एक एग्जाम्पल बता देते हैं, वो शायद मैंने पिछली एक वीडियो में भी कोट किया था वो एग्जाम्पल, कि हमने एक बार फीड जो है वो किसी दूसरे फार्म हाउस से मंगाया, और दूसरे फार्म हाउस वाले बोले कि हमारे पास 10 कट्टे बच के रह गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम तो अभी थोड़ा रुक के डालेंगे, महीने 2 महीने बाद ये यहाँ रखे रखे खराब हो जाएंगे, तो आपके फार्म पे हम पहुंचा देते हैं। हमने कहा ठीक है पहुंचा दीजिए। अब उन्होंने वो फार्म में उठा के वो कट्टे हमारे फार्म में भेज दिए, और हमारा माल जो है वो ऑलमोस्ट 25-30 दिन का तैयार हो चुका था। अब वो फार्म में जो कट्टे उन्होंने ला के रखे हैं, तो हमें पता नहीं क्या हुआ अचानक से उसके बाद 2-3 दिन बाद ही हमारे फार्म में बीमारी फैलनी शुरू हो गई। अब हम कहें कि भाई ये बीमारी क्यों आ गई है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था फ्लॉक, ये अचानक से बीमारी कहाँ से आ गई। जब हमने उसको सही से इन्वेस्टिगेट किया चीज को, तो पता चला वो जो कट्टे थे जो वो रख के चले गए थे हमारे यहाँ, वो उनके फार्म में बीमारी आई थी, और वो उन्होंने भी फार्म के अंदर ही रखे हुए थे, तो वो समहाउ वो बीमारी उन कट्टों के थ्रू हमारे फार्म में भी आ गई। अब हमारे काम में अगर वो बीमारी आ गई तो अब हमारा तो फ्लॉक तैयार था, पूरा 2500 का फ्लॉक था तैयार था, और उनसे ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर करीब 200-300 की कैजुअलिटी हो गई। फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से दवाई देकर उसे कंट्रोल किया। तो इसलिए हम लोग बेहतर यही है कि आप स्टोरेज जो है वो फार्म हाउस से बाहर ही रखें। स्टोरेज जो है वो आप एक कहीं फार्म हाउस के पास में ही किसी कमरे में रखें, और उसमें भी स्टोरेज की फिर प्रॉपर रिक्वायरमेंट के साथ स्टोरेज करें उसको, फीड को। उसके बाद अगला आता है दोस्तों लेबर रूम के बारे में। जो आपके यहाँ अगर लेबर काम कर रही है तो उनका लेबर का जो रूम है, लेबर के लेटने की जगह है, लेबर के रहने की जगह है, वो आपकी एक्चुअली उस फार्म हाउस से हटके होनी चाहिए, फार्म हाउस के अंदर नहीं होनी चाहिए। फार्म हाउस के अंदर से फिर वही प्रॉब्लम है कि लेबर अगर वहाँ रहेगा तो बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे, तो बाहर के लोगों को आप रोक नहीं पाओगे, बाहर के लोग भी आएंगे जाएंगे, और बाहर के लोगों के आने से किसके साथ कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि बाहर से आने वाला आदमी है तो वो बाहर के बाहर मिले और बाहर के बाहर चले जाए। तो बेहतर यही है कि जो लेबर है आपकी वो बाहर के बाहर मिले और बाहर के बाहर चले जाए। तो उसके लिए उनका रहने का इंतजाम कहीं बाहर ही होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। बेहतर यही है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फार्म में कुछ इस तरह का इंतजाम करना पड़ेगा कि जो आपका फार्म हाउस जहाँ पे अंदर की तरफ है वहाँ पर हर आदमी का एक्सेस ना हो। मतलब ये ना हो कोई भी आदमी आए और अंदर चला जाए सीधे। वो एक्चुअली क्या है, वहाँ पर जो अंदर आने जाने वो 1 या 2 आदमी रहे, और जिनको एक तो पता है, दूसरे 1-2 आदमी जाएंगे तो वो जो बैक्टीरिया अंदर जाने की या उस तरह की समस्या अंदर जाने की प्रॉब्लम कम आएगी आपको। नहीं तो आपको क्या होगा कि अगर हर आदमी अंदर आएगा तो हर आदमी किसके साथ बैक्टीरिया आ रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है लग के आपको पता नहीं चलेगा, और वो कब आपको बीमारी आपके फार्म में आ जाएगी आपको एहसास भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि एक्सेस जो है जितना कम से कम रखा जाए उतना अच्छा है। फिर दोस्तों आप जब बाहर से कोई आदमी जा रहा है, बाहर से जो रेगुलर जाने वाला भी है अंदर, उसके लिए भी क्या करें कि बाहर आप कहीं पर एक गेट के पास ही कुछ इस तरह का एक बाल्टी रख दें या इस तरह कोई एक टब रख दें, जिसमें वो अपने चप्पलों को या जूतों को जिनको लेके जा रहा है अंदर, वो उनको पहले उसमें डुबोए और उसमें पानी रखें जिसमें सैनिटाइजर मिला हुआ हो, ताकि उसके जूते या जो भी चप्पल वो लेके जा रहा है उनके साथ सैनिटाइज हो जाए, और जो बाहर से अगर कोई गंदगी या बाहर से कोई बैक्टीरिया अगर चिपक गया है तो वो अंदर ना जाए साथ में। और हो सके तो जिन हाथों से वो उनको फीड सर्व करने वाला है, जिन हाथों से वो उनको खाना खिलाने वाला है या पानी का इंतजाम करने वाला है या उनके बर्तन धुलने वाला है, उन हाथों को वो पहले से सैनिटाइज करे और फिर अंदर जाए, ताकि वो किसी चीज को छुए तो उसके हाथ पे अगर कोई किसी तरह बैक्टीरिया या कोई चीज अंदर ना चली जाए। तो बेहतर यही है कि आप उसको सैनिटाइज करके तभी अंदर भेजें। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आ जाता है, ये है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर ये कर लें तो बहुत अच्छा है कि आप वहां पर गम बूट रखें, और गम बूट बाहर रखें। गम बूट 1 या 2 पेयर जो है गम बूट वो आप ऐसी जगह रखें जो फार्म के एकदम बिल्कुल घुसते ही हो, ताकि वहां पर जो बाहर से जो भी चप्पल जूते पहन के आया है आदमी, वो चप्पल जूते बाहर उतारे और गमबूट पहने और अंदर जाए। और गमबूट को आप प्रॉपर सैनिटाइज करके रखिए, ताकि गमबूट के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। गमबूट क्या होते हैं, वो आपके ऑलमोस्ट उस जगह तक कवर कर देते हैं जिस जगह तक आपके बैक्टीरिया होने की, आपके कपड़े पे भी बैक्टीरिया होने का नुकसान हो सकता है, वो आपके घुटनों तक आपको कवर कर देते हैं कपड़े को भी। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके कपड़े पे भी किस तरह कोई बैक्टीरिया कोई चीज लगी है तो वो अंदर नहीं जाएगी। दोस्तों जैसे मैंने बताया, मैं बैक्टीरिया की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि बैक्टीरिया से ही, और ये जो बाहर से जाता है, बीमारी के अंदर से नहीं आती है। ये बीमारी इस तरह से ही लग के, किसी चीज के थ्रू लग के अंदर जाती है फार्म के, और ये बहुत
परेशान कर देती है, आपको कभी कभी भारी नुकसान भी करवा देती है। तो इसलिए इस चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक्सपीरियंस से अगर बताएं तो हमें अगर पोल्ट्री में कभी भी कोई नुकसान हुआ है, आज तक जो भी जितना भी नुकसान हुआ है, हमें मेनली बीमारी की वजह से ही हुआ है। जब भी हुआ है हमें और कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, हमने और किसी तरह का नुकसान होते हुए देखा भी नहीं। लेकिन जब भी हमें नुकसान हुआ है, जिस साइकिल में हमें नुकसान हुआ है, जिस साइकिल में हमारे फ्लॉक बीमारी आई है, उसी फ्लॉक में उसी साइकिल में हमें नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इसको बीमारी को डिजीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं कि अगर आपने ये सब कर लिया है तो ये सब तो आपकी बेसिक हाइजीन है जो आपने करनी ही करनी है अपने फार्म के अंदर, और इससे अगर कर लेंगे तो आपकी बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि अब आप चिक्स खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो चिक्स खरीदते टाइम आपने थोड़ा सा 1-2 रुपए का लालच ना करके अच्छी क्वालिटी का चिक्स खरीदें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का चिक्स जो होता है उसको बीमारी भी कम लगती है, उसकी मोर्टेलिटी भी कम होती है और उनकी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी और आपको फीड का कन्वर्जन रेशियो भी बहुत अच्छा है, FCR भी बहुत अच्छा मिलता है। तो चिक्स की क्वालिटी अच्छी खरीदे। अब वो होता क्या है, जनरली हम लोग सोचते हैं 2 रुपए सस्ता चिक्स मिल रहा है, 2 रुपए 2,500 का चिक्स डालना या 5,000 चिक्स डालने, तो 5 × 2 रुपया तो आपका 10,000 रुपये सीधे कम होंगे। लेकिन दोस्तों वो आपको जो अगर आप अच्छी क्वालिटी का चिक्स डाल रहे हो तो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है, साइकिल के एंड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। अगर लेकिन अब आपने 10,000 रुपये तो बचा लिए, लेकिन अगर आपका सपोज 2 किलो माल तैयार हो गया और उसमें से 200 मर गए तो बात बराबर पड़ जाती है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है अच्छा चिक्स डालें और अच्छी क्वालिटी का चिक्स डालें, ताकि आपको वो अच्छा FCR देके जाए, अच्छा आपका वेट कन्वर्जन देके जाए और अच्छा आपको मुनाफा देके जाए। फिर उसके बाद दोस्तों आता है फीड की क्वालिटी के ऊपर। तो फीड भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका FCR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीड कन्वर्जन रेशो वो हमेशा 1 से 1.5 के बीच में रहना चाहिए। 1 से 1.5 में अगर नहीं आ रहा है तो आपके फीड में प्रॉब्लम है पक्का। आपको फीड को जो है ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से फीड लेते रहें बार बार, आप क्या करें 2-4 जगह का फीड ट्राई करें, नंबर 1 तो। और दूसरे जितने भी किसान भाई आपके आसपास हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उनके टच में रहें, उनसे पूछते रहें कि भाई उनका FCR क्या आ रहा है और कौन सा फीड वही लोग यूज कर रहे हैं, और उस फीड को जो फीड वो यूज कर रहे हैं उस फीड को आप भी ट्राई करते हैं जिसका अच्छा FCR मिलता हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फीड का, कि फीड आप टाइम पर देते रहें। फीड में क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं फीड जो है वो रात को रोक देते हैं जैसे, और या कुछ लोग कुछ टाइम पे खिलाते हैं और कुछ टाइम पे फीड रोक देते हैं। दोस्तों ऐसा ना करें, इसमें ऐसा नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उससे फर्क तो ये तो है कि आपका फीड तो कम लगेगा, लेकिन बात वही आती है कि आपका फीड कन्वर्जन रेशियो अच्छा नहीं आएगा, और आपका जो है वो फीड अगर आप ढंग से नहीं खिलाएंगे, फीड रोक रोक के खिलाएंगे या टाइम से नहीं देंगे फीड उनको चिकन को, तो आपका वेट गेन नहीं करेंगे। वेट गेन नहीं करेंगे तो आपका नुकसान बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए फीड की अगर वो आपके 10 कट्टे एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो कोई बात नहीं, 10 कट्टे एक्स्ट्रा लगने दीजिए, लेकिन अगर वो 10 कट्टे के बदले में आपको FCR अच्छा मिल रहा है तो वो आपका फायदा ही देके जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं देगा कभी भी। तो दोस्तों फीड का बहुत जरूरी है, फीड जो है टाइमली मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों पानी का। अब पानी में भी दिक्कत यही होती है कि लोग पानी जो है अगर आपने थोड़ी बहुत देर भी रोक दिया, मैंने पहले ही बताया था कि अगर पानी आपने थोड़ी देर भी अगर रोक दिया या 2-4 घंटे इनको पानी नहीं मिला तो बहुत जल्दी ये बर्ड ऐसी है जो डिहाइड्रेट कर जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और डिहाइड्रेशन के बाद में इनको कुछ अलग तरह की बीमारियां आ जाएंगी, और वो बीमारियां ऐसी होंगी कि वो लीवर से या किडनी से रिलेटेड होंगी जो जाएंगी भी नहीं। तो बेहतर ये है कि आप जो पानी है वो टाइमली मिलता रहे, और पानी ऐसा मिले उनको, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, गुनगुना पानी मिले, ताकि वो उसको आराम से पिए और आराम से पी के खुश होकर रहें, स्ट्रेस फ्री रहे आपकी बर्ड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है नमी से बचाना। अब नमी अगर आपके फार्म में आ रही है, अगर सपोज बरसात का मौसम है तो नमी आएगी, पिछवाड़ आ सकती है, तो उससे बचाना है, आपने पाल वाल सही से रखना है। तो दूसरे आपने जो चादर निकाल रखी है बाहर, उन पे अगर लटकन लगा सकते हैं तो लटकन लगा दे, ताकि पानी की पिछवाड़ किसी भी तरीके से अंदर ना आए, नमी अंदर ना बने। और जो आपने नीचे सपोज कच्ची मिट्टी का बना रखा है, तो कच्ची मिट्टी में अगर वो नीचे नमी सोख रहा है तो उसके अंदर आपको हमेशा फावड़ा निकालते हैं, ताकि उसके अंदर से जो नमी है वो सूख कर बाहर जाती रहे, वो नमी इवेपोरेट हो जाए, वो नमी वहां ना हो कि वो आपका एक तो नीचे से नमी आ रही है, पता चला ऊपर से चिकन भी जो है आपका बीट कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो नमी जो है वो और बनती चली जाएगी उसके अंदर। और नमी से क्या होता है दोस्तों, नमी से काफी बीमारियां आती है, CRD टाइप की बीमारी भी नमी से ही आती है। तो अब अगर CRD आ गई आपके एक बार फार्म में तो वो रोकना भारी हो जाता है उसको। तो बेटर यही है कि आप पहले ये इंतजाम करके रखें कि आपके फार्म के अंदर नमी ना बने, मॉइस्चर ना बने आपके फार्म के अंदर, एयर सर्कुलेशन ऐसा रखें कि अगर नमी बन भी रही तो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाए। हीटिंग का सिस्टम ऐसा रखें कि अगर वो नमी बन भी रही तो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाए। तो नमी का आपने बहुत खास ध्यान रखना है। नमी जो है नमी इस बर्ड के लिए काफी खतरनाक चीज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों FCR का। अगर आपने FCR, जैसे मैंने बात की थी अभी, FCR इज फीड कन्वर्जन रेशो, 1 किलो चिकन प्रोड्यूस करने के लिए कितना दाना खिलाना पड़ा है।
तो 1 किलो चिकन प्रोड्यूस करने के लिए, 1 किलो वेट गेन कराने के लिए आपको 1 से 1.5 किलो के बीच में दाना होना चाहिए आपका। अगर उससे ज़्यादा दाना हो रहा है तो आपके दाने में प्रॉब्लम है, या आपके चिक्स में प्रॉब्लम है, या आपके फार्म मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर ये हो रहा है तो आपने जरूर देखिए इसको। इन तीनों पॉइंट के ऊपर आप कहीं ना कहीं चेक करिए कि आपकी या तो फीड में गड़बड़ है। फीड में अगर गड़बड़ है तो आसपास के फार्म से पता कीजिए कौन सा फीड वो लोग खिला रहे हैं और कितना FCR मिल रहा है। अगर उनको आपसे अच्छा FCR मिल रहा है तो फीड देखिए, आप हो सकता है वो आपको डिफरेंट फीड खिला रहे हो तो आप वो फीड ट्राई कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि जब आप फीड डीलर से बात कर रहे हैं तो फीड डीलर से बोलो कि मुझे गुड FCR का दाना चाहिए भैया, मुझे जो है 1.2 या 1.3 FCR वाला, तो वो अपने आप आपको उसी तरह से चेक करके देंगे दाना। वो हो सकता है थोड़ा महंगा मिले आपको, लेकिन वो आपको लंबे रन में, लॉन्ग रन में, साइकिल के एंड तक आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाएगा दोस्तों। और अगर गुड FCR जो है वो इस वजह से हो रहा है कि आपने चिक्स अच्छा लिया है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि चिक्स आप हमेशा अच्छा डालिए, उससे FCR अच्छा मिलता है, चिक्स की ग्रोथ अच्छी मिलती है और चिक्स की मोर्टेलिटी भी कम होती है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ये कि आपके फार्म मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ है। इसका मतलब आप या तो टाइमली नहीं खिला रहे हैं आप उनको, या पानी टाइम नहीं मिल रहा है, या खिला रहे हैं तो कुछ अलग मतलब उसको प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खिला रहे हैं, प्रॉपर रेशियो में नहीं खिला रहे हैं, तो वो सब चीज़ देखने वाली है दोस्तों। वो सब चीज़ आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है, और वो गड़बड़ को आप जल्दी से जल्दी रिमूव करने की कोशिश कीजिए अपने फार्म के अंदर से। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट आपका कम से कम होना चाहिए। वैसे तो ये जो चिक्स वाली कंपनी होती है वो भी 2% मोर्टेलिटी रेट तो वो भी मान के चलती है कि 2% मोर्टेलिटी रेट होगा ही होगा, तो इसलिए वो 2% आपको एक्स्ट्रा देती है। 2000 चिक्स के ऊपर आपको वो 40 बच्चे अलग से देते हैं वो। तो लेकिन क्या होता है कि मैं जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो 2-4% उसके बाद ऊपर से भी होता है। तो मतलब 5-5.5%, 4-4.5-5% के आसपास का मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता ही होता है, और वो ठीक ठाक भी है। 4-4.5% का रेट इज ओके। अगर इससे ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है आपकी तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई बीमारी है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप इमीडिएटली रेक्टिफाई कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, और डॉक्टर से बात करके इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो इससे दोस्तों मेरा नेक्स्ट पॉइंट निकलता है डॉक्टर। अब हम क्या करते हैं, हमने तो क्या कर रखा, हमारे 5 फार्म है, तो हमने एक जो वेट डॉक्टर हमारे एरिया में है, हमने उनको फिक्स कर रखा है 1 महीने का कि भैया हम महीने का इतना देंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डे पे आपको हमारे फार्म के ऊपर, सारे फार्म्स के ऊपर एक बार विजिट करनी पड़ेगी। तो वो हमेशा ऑल्टरनेट डे पे या दूसरे तीसरे दिन पे एक बार हमारे फार्म पे विजिट करते हैं और एक रैंडम सैंपल चेक करके जाते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं लग रही है, कोई इशू तो नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम लोगों ने तो अपना एक डॉक्टर सेट कर रखा है, उनको हम एक मंथली फीस दे देते हैं, और वो मंथली फीस के हिसाब से हमारे 5 फार्म के ऊपर रैंडमली आकर चेक करके जाते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह का अरेंजमेंट बना सकते हैं, या फिर आप जो है अगर इस तरह का अरेंजमेंट आपके लिए महंगा पड़ता है तो आप क्या करें कि आप डॉक्टर से कुछ इस तरह की बात करके रखिए कि डॉक्टर आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो और आप डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें। उससे आपका मोर्टेलिटी रेट कंट्रोल होने के काफ़ी चांसेस होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो आपकी दवाइयाँ, जितनी रेगुलर दवाइयाँ होती हैं, रेगुलर दवाइयाँ में जैसे CRD की दवाई है या और इस तरह की कोई दवाई है, लिवर टॉनिक, ये आप रेगुलरली अपने पास रखिए, ताकि आपको इनके लिए अगर ये खत्म हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली इधर भागना ना पड़े। आप चिक्स को, फ्लॉक को जैसी जरूरत पड़े आप इमीडिएटली दवाइयाँ दे सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये तो हुआ आपको बनाने की बात, ये तो हुई आपकी चिक्स को तैयार करने की बात। अब आप चिक्स बेचने का नंबर आता है, या तो हम लोग तो मंडी में उठवा देते हैं पूरा एक साथ उठवा दिया, लेकिन क्या करते हैं उसमें वो पड़ता उतना नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं थोड़ा छोटे लॉट में बेचते हैं। अब छोटे लॉट में बेचने में प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है छोटे लॉट में बेचने कि आप चिक्स अगर पकड़ेंगे तो चिक्स कभी भी आप जो है सारे चिक्स के बीच में से मत पकड़िए। अगर आपको सपोज 500 मुर्गे का लॉट उठाना है और 5000 का फार्म है आपका, तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले ही आप 500 मुर्गे एक कोने में इकट्ठा करके उनकी बाढ़ कर दीजिए, ताकि जब आप उनको पकड़े तो उन 500 मुर्गों के बीच में से ही पकड़े, बाकी मुर्गे आपके स्ट्रेस में ना आए। बल्कि उसमें ये कीजिए कि पर्दा कर दीजिए, उन 500 मुर्गों को घेर के एक तरफ पर्दा कर दीजिए। जब आप वो पर्दा कर देंगे तो बाकी मुर्गों को नहीं दिखेगा, तो वो बाकी मुर्गे टेंशन में नहीं आएंगे। ये बर्ड जो है बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव होती है और स्ट्रेस में आने पर बहुत जल्दी इसको नुकसान हो जाता है। और या इनमें अगर भगदड़ मच जाए तो इनकी टांग टूटने की, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो टांग वांग तोड़ देंगे या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको आप हमेशा अवॉइड करें। दूसरी ये कोशिश करें कि चिक्स जो है वो आपका रात में उठवाएं, चिक्स दिन में ना उठवाएं। दिन में क्या होता है वो रात को हल्की सी लाइट जला के, तो हल्की सी लाइट में उनको इतना दिखाई नहीं देता है, उसे हल्की सी लाइट में, जो कि इवन अगर मंडी के लिए भी उठवा रहे हैं तो मंडी के लिए भी दिन में मत उठवाएं, मंडी के लिए हमेशा रात को चिक्स उठवाएं, दिन में चिक्स ना उठवाएं तो बेहतर है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जिनको अगर आप करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इनको अगर यूज करेंगे तो आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपने फार्म हाउस में। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो की बाकी और वीडियो देखनी है आपने इस सीरीज की, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह की वीडियोस और मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपने बाकी बिजनेस आइडियाज के ऊपर भी आपने देखना है वीडियोस को, तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप बाकी बिजनेस आइडियाज के ऊपर भी आप वीडियोस जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जैसे हमने स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डाल रखा है, और हम लोग जल्दी ही मग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और मग प्रिंटिंग के ऊपर, टी शर्ट प्रिंटिंग के ऊपर, इनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं। वो वीडियो भी आप मेरे चैनल से
जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बेहतर ये है कि उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस नहीं किया है तो बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।